गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पोटेंशियल चैप्टर सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर सेकंड में पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर रहे थे किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट P पर, और वो पॉइंट P जो था जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे थे वो एट एक्सियल लाइन पे था, इक्वाटोरियल पे था। ये जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे ये थ्रू द डाइपोल के थ्रू था। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो पोटेंशियल एनीवेयर कहीं पर भी हो सकता है आपके पास। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चार्ज लेंगे और इस चार्ज को हमने दे दिया नाम -q। ये हमने दूसरा चार्ज ले लिया, इस चार्ज को नाम दे दिया हमने +q, और दोनों के बीच ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने O। ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट मान लो कि जिस पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो पॉइंट यहां पर है, और इस पॉइंट को हम नाम दे दिया P। ठीक है। यहां से इस P की डिस्टेंस हो गई है आपके पास, और +q से P की डिस्टेंस हमने ले ली ये। ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई हमारे पास R। ये R हो गई, ये डिस्टेंस हो गई R। ये हम ले लेते हैं R1, ये ले लेते हैं R2। ओके, ये एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा, यहां से यहां यानी -q से +q के बीच की डिस्टेंस हम कितने लेते हैं? d, स्मॉल d। तो A से O के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? d/2। ठीक है, अरे बस समझे। तो आपके पास अब देखो पहले डायग्राम के अंदर ये जो O पॉइंट से P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है R, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या देखने को मिल रहा है? R इज ग्रेटर देन D। R क्या है आपके पास में? ये जो डिस्टेंस है ये इस D से बड़ी है, यानी कि जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो पॉइंट जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है उससे काफी दूर पर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लाने के लिए इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आ रही बात समझ में? ये हमने यहां पर क्या ड्रॉ कर दिया है? परपेंडिकुलर। और इससे भी हम इस पर क्या कर देंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई है ना? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गई? इक्वल हो गई। भाई R डिस्टेंस जो है O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब हम ये पॉइंट को यहां कंसीडर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल हो गई, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल हो गई। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी क्या है? टू determine potential at point P through the dipole the distance between the dipole is small d, and
point P and observation point P situated from distant स्मॉल r, कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ओके। इफ r is greater than d, then we draw perpendicular through positive q and negative q charge, ठीक है। अब इसको आप नाम दे दो m और n, ठीक है। ऑन पॉइंट m and n, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब अपने को क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, किस पर है, पॉइंट P पर, है ना। तो सबसे पहले ये थ्योरी उतार ली होगी, है ना, मिटा देता हूं मैं इसको, तो फिर क्या डेरिवेशन के लिए जगह नहीं बचेगी बिल्कुल भी। अब देखेंगे सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी थ्रू प्लस क्यू चार्ज के थ्रू अपने को क्या करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या देख लेंगे, V1 इक्वल्स टू KQ अपॉन R, KQ अपॉन R की R1 बिल्कुल, ठीक है। और प्लस क्यू के थ्रू है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P थ्रू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज के थ्रू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, माइनस KQ अपॉन R, तो V2 इक्वल्स टू माइनस KQ अपॉन R2, ठीक है। देन टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू KQ अपॉन R1 प्लस माइनस KQ अपॉन R2, क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, और KQ क्या आ जाएगा, कॉमन, क्या बच गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो V इक्वल्स टू KQ R1 इंटू R2 माइनस R1, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां तक अपने पास आ गया। अब देखो यहां तक हमने पीछे भी निकाल दिया था। अब हमको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। आ रही बात समझ? तो सबसे पहले ये उतार लिया होगा, देखेंगे हम। हमारे पास में अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब देखो R1 की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो अगर मैं बात करता हूं इस R1 की,
ठीक है। तो ये R1 इसके इक्वल है, ध्यान समझना, ये R1 डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये हमको कब मिला, जब OP में से OM माइनस कर दिया। भाई ये R1 है, हमने परपेंडिकुलर B से ड्रॉ किया, तो ये R1 की वैल्यू इसके इक्वल हो गई। अब ये हमको कब मिलेगा, जब हम OP में से OM माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू OP माइनस OM, यही आएगा, ये आएगा ना। R1 कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा R1 किसके इक्वल होगा, R1 किसके इक्वल होगा, OP में से आप OM माइनस कर दोगे तो ये बचेगा, इसी के इक्वल तो होगा R1। तो OP माइनस OM हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, अब देखो हमारे पास में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो सबसे पहले तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू थोड़ा रखी मैंने, cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है ना, बिल्कुल। तो मेरे को ये बताओ OP की वैल्यू कितनी दे रखी डायग्राम में, R दे रखी है, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो R1 इक्वल्स टू R माइनस OM, और ये एंगल थीटा, देन cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा, OM, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर किस पे बन रहा है, बेस पर। तो OM अपॉन OB, यहां तक बात समझ आ रही है, कोई समस्या नहीं। अब देखो इसके बाद में ये उतार लिया ना, OM की वैल्यू क्या आ जाएगी, OM इक्वल्स टू OB cos थीटा आ जाएगी, ये OB इधर ट्रांसफर हो गया, OM इक्वल्स टू OB cos थीटा, ठीक है। अब OB की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, d/2, देन OB इक्वल्स टू d/2 cos थीटा। ये d/2 कहां से आया अपने पास डायग्राम से, क्योंकि -q से +q की लाइन डी थी और सेंटर पॉइंट हमारे पास में क्या था, O, तो डिवाइड हो गया लेंथ का d/2, तो OB की लेंथ कितनी होगी, d/2, ठीक है। अब ये हमारे पास में OM की वैल्यू आ गई, तो अपन ने इक्वेशन नहीं दी ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर v, जो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू निकाला था उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, जो नेगेटिव के थ्रू निकाला था उसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, इसको देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4, तो देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, क्या आएगा, R1 इक्वल्स टू R माइनस d/2 cos थीटा, ठीक है। अरे बस हमने ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, R1 की वैल्यू निकाल ली, किसकी निकाल ली, R1 की, इक्वेशन नंबर 6। अब अपने को किसकी चाहिए, R2 की चाहिए, क्या आ जाएगा, फॉर R2 के लिए क्या आ जाएगा, देखेंगे, इधर देखो डायग्राम में आ जाओ दोबारा से, ये R2 है, ये R2 है ना भाई, ये R1 था तो ये R2 के कंप्लीट। अब ये R2 को आप R के इक्वल लेकर आए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, O से N पॉइंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये R2 जो है किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू के लिए R2 इक्वल्स टू AP प्लस AN, सॉरी AN प्लस NP, AN प्लस NP,
तो ए एन प्लस एन पी, यही होगा। ठीक है, अब हमारे पास ए एन की वैल्यू बताओ कितनी है? ए एन की R2, ए एन की वैल्यू R, और एन पी की, NP की निकालेंगे, NP की है R, एन पी की अपने पास में R, आर है, एन पी की वैल्यू कितनी है? आर, AN की निकालेंगे, और ए एन की फाइंड आउट करनी है। एन पी की अपने पास आर है ना, हाँ, क्योंकि एनपी किसके इक्वल है? R, ओपी के इक्वल है, यहां लिखना पड़ेगा भाई, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। एनपी किसके इक्वल है? ओपी के इक्वल है ना। आई बात समझे? अकॉर्डिंग डायग्राम तो क्या आ जाएगा? R2 इक्वल्स टू एन की वैल्यू बोलो, कुछ नहीं है, प्लस आर। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा बेस क्या है? बेस क्या है AN, भाई? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये थीटा एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा? an, और उसके बाद में हाइपोटेनस कितना हो गया? OA, क्या आ जाएगा? an इक्वल्स टू OA cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7, क्या आ जाएगा? R2 इक्वल्स टू OA cos थीटा प्लस R, यही होगा। क्यों? अब OA की वैल्यू बोलो कितना है? d/2, तो R2 इक्वल्स टू R प्लस d/2 cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर कह देंगे इसको 9। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 6, एक तो R2 की वैल्यू आ गई और एक इसकी वैल्यू आ गई R1 की। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्या आएगा? पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 एंड 9 इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 एंड 9 इन इक्वेशन 3, ओके, क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू 1/4, KQ, पहले R2 की वैल्यू बताओ, D, R प्लस d/2 cos थीटा माइनस R माइनस d/2 cos थीटा। ठीक है, अपॉन, D/2, अब क्या आ जाएगा? R प्लस d/2 cos थीटा इंटू R माइनस d/2 cos थीटा, थीटा। ठीक है, आ रही बात है तो समझ में? अब क्या हो जाएगा, इसको बता दो, देखो v इक्वल्स टू KQ, अब इसको ओपन करो, R प्लस d/2 cos थीटा और माइनस R प्लस d/2 थीटा, R प्लस d/2 cos थीटा, थीटा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा?
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ये आएगा ना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसल, क्या बन गया कि डायग्राम हम डालते हैं, डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। V इक्वल्स टू के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अरे बस समझ में, d/2 कहाँ गया, नीचे वाला 2। ये d/2 d/2 d हो गया ना, ठीक है। इसको धरो पहले, हो गया। अब देखेंगे, हमने शुरू में पढ़ा था, वी नो दैट सिंस वी नो दैट क्या आर इज ग्रेटर देन किसके, डी, तो सो डी स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा इज, इसको हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल, क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे। क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, अब देखो q इंटू डी क्या होता है, p होता है डाइपोल मोमेंट, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा आ रहा है और k कांस्टेंट है, तो ये कॉस थीटा एंगल है किसके बीच में, थीटा आ रहा है, k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बीच में तो एंगल होगा नहीं, तो p के साथ ऐसी कौन सी और एक और फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एंगल है ये थीटा। तो वेक्टर नोटेशन देखते हैं इसका, वेक्टर नोटेशन, उससे पता चलेगा, v वेक्टर इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर, तो v वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब अपन जब वेक्टर हटाएंगे तो के पी आर कोस थीटा आ जाएगा, अपॉन में आर क्यूब है नीचे, तो आर से वो आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे, क्यों, तो ये हमारे पास में वी वेक्टर वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में हम कंडीशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंडीशन की। तो इफ, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, लास्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 9, इसको 10 दे दें, ये हो जाएगा 11, इसको दे दो 11 और इसको दे दो 12। अब आपके पास में फ्रॉम इक्वेशन 11, तो v इक्वल्स टू, देखेंगे इधर, v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो v इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 है ना। अच्छा 90 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो v 0 हो जाएगा, 180 माइनस, बिल्कुल, तो v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास में पोटेंशियल हो जाएगा। और देखो 90, देखो इधर थीटा इक्वल्स टू 90, और इक्वाटोरियल में क्या था, इक्वाटोरियल 90 था ना, याद आई बात है, हाँ 90, और आंसर क्या निकला था उसका, 0। निकल रहा है 0, ठीक है।